इस समय हम लोग संविधान चौक पर हैं। आज 6 दिसंबर बाबा साहेब इस दुनिया से पर्दा कर गए। 64 साल बीत गए हैं और इन 64 सालों में बाबा साहब की प्रेरणा के साथ जो बाबा साहब के अनुयायी आगे बढ़े, उनके इस सफ़र का ये जो मूल्यांकन है वो इस वक्त किया जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए ये क्या संदेश पहुंचाते हैं आप तक, उसको आप तक इस समय हम पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। नागपुर का ये संविधान चौक है और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर अम्बेडकर थॉट्स डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जय भीम। एक बात इस वक्त हम समझना चाहेंगे कि ये 64 साल का जो वक्त बीता है, आप इस समय में बाबा साहब के पश्चात इस आंदोलन को कैसा देखते हैं? बाबा साहब का जो आंदोलन है, यह इस देश का एक मौलिक प्रकार का आंदोलन था। क्या वो अभी नहीं? बाबा साहब के आंदोलन के संदर्भ में बोल रहा हूँ। जी। और क्योंकि बाबा साहब ने जिस मूल्यों पर जी। अपने आंदोलन की शिला रखी, जी। वो मूल्य जो है वो केवल इस देश के लोगों तक ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोगों के कल्याण के वो मूल्य थे। जैसा कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, और ये जो मूल्य थे, इस मूल्यों को इस देश में विरोध किया गया है। क्योंकि देश में जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये जो थी, ये इन मूल्यों के विरोध में खड़ी हुई थी। और इसलिए बाबा साहब ने अपना जो आंदोलन था, अपनी जो विचारधारा, वो इस मूल्यों पर रखी थी। अभी बाबा साहब जाने के बाद अब तक इस देश में आम्बेडकरी आंदोलन जो है, निश्चित ही बाबा साहब के विचारों पर आधारित जो आंदोलन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद सभी लोगों ने जो चलाया, वो निश्चित ही महत्वपूर्ण है। यदि डॉक्टर साहब इस समय अगर बाबा साहब को याद किया जाए तो किस रूप में याद करें? तो बाबा साहब को एक मानवतावादी नेता, और केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में उनका काम नहीं रहा। जैसा कि हम देखते हैं कि मानव उत्थान के संदर्भ में उनका जो मौलिक कार्य रहा, विशेषता उनका स्त्रियों के संदर्भ में बहुत बड़ा काम रहा, किसानों के संदर्भ में उनका काम रहा, और पूरे राष्ट्र के निर्माण में, यानी इस राष्ट्र का निर्माण करने में उनका जो योगदान है, ये योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। इस समय यदि बाबा साहब को अभिवादन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? मैं बोलता हूँ बाबा साहब ने जो मतलब समाज क्रांति, धम्म क्रांति जो मतलब तैयार की है, वो उनके जो विचार थे, वो विचार पे अगर पूरा समाज अगर मतलब चलेगा तो देश का कभी भी मतलब उन्नति जो है, जो प्रगति अपन जापान वगैरह सब देश में देखते हैं, उस तरह अपना भारत की भी प्रगति मतलब होने में मतलब कोई मतलब दुविधा नहीं रहेगी। तो सब समाज का मतलब कल्याण होने के लिए बाबा साहब के विचार, बौद्ध बुद्धांचे विचार, ये जो है वो अपनाना बहुत मतलब ज़रूरी है। तो इस तरह मतलब अगर अपन ने विचार लेकर उनके मतलब चले तो अपना मतलब समाज का कल्याण होगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, नागपुर से ही हैं। हाँ। आज जब बाबा साहेब को अभिवादन कर रहे हैं तो इस समय में आपका क्या संदेश होगा? मुझे तो मेरा ये संदेश रहेगा कि बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया है, उस पथ के ऊपर में अगर चले तो हम बहुत कुछ प्रगति कर सकते। देश में प्रगति करने के लिए जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, उसका बहुत ही अपने को फ़ायदा हो सकता है। अगर उस मार्ग को स्पेसिफाई कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? स्पेसिफाई क्या नहीं, उन्होंने जो बताया है कि लोगों के हित में अगर हमारे पास में जो पावर है, तो लोगों के हित में हमें काम करना है। लोगों का किस तरह से हम उत्थान कर सकते हैं, उनको किस तरह से हम प्रबल कर सकते हैं, और उनके जो है मानसिकता, वो किस तरह से हम जो भी उनके ऊपर में अन्य अत्याचार होते, वो किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। जी। आप कहाँ से हैं? मुझे हरीश जानोरकर कहते हैं। हरीश जी, इस समय अगर बाबा साहब को याद किया जाए तो किस रूप में याद किया जाए? आज बाबा साहब हमारे लिए, आज की हालत में अगर हिंदुओं की लैंग्वेज में कहें तो बाबा साहब हमारे देवता हैं।
और हमारी लैंग्वेज में कहे तो बाबा साहब हमारे यहाँ मसीहा है, गुरु है। आज जो उनकी विचारधारा को लोग तहस नहस किया जा रहा है, चाहे फिर नए नए कानून बना करके, जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो सपना आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसके दोषी हम भी हैं, हम अम्बेडकरवादी जो है। आज हम अम्बेडकरवादी भी बिखरे हुए हैं। कई अम्बेडकरवादी जो अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी समझते हैं वो भी बिके हुए हैं। यहाँ तक आज जो टुकड़े हो रहे हैं कानून के, बगैर संविधान को हाथ लगा करके नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आरक्षण से लोगों को विमुख किया जा रहा है, ये लोगों की नज़र में नहीं आ रहा। आज हमारे नेता स्वयं के स्वार्थ के लिए सत्ताधारियों से हाथ मिलाते हैं। और आपको क्या लगता है इसका क्या उपचार है? इसका यही उपचार है कि जनता ने एकीकृत होना चाहिए। नेताओं को छोड़ करके सारी जनता जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं वो एकीकृत होना चाहिए। और एकीकृत होकर आज जब बाबा साहेब का अभिवादन किया जा रहा है, इस वक्त में एकजुट होने की बात कही जा रही है। बाबा साहेब ने ये आदेश, ये संदेश बहुत पहले दिया था कि पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो बात है, हमने आपको जोड़े रखा है संविधान चौक नागपुर के साथ। संविधान चौक पर इस समय हमारे साथ है ये भीम सैनिक है। उम्र में छोटी है लेकिन जज्बा बहुत बुलंद है। क्या नाम है आपका? अगाथा। अगाथा। आज अगर बाबा साहब को अभिवादन करना है तो क्या संदेश होगा आपका? सब लोग उनको फॉलो करो। उन्होंने जो संविधान में लिखा है उसे फॉलो करो और उनकी हर एक बात अपने अंदर संभालो। उनकी हर एक बात अपने अंदर संभालो। इस संदेश के साथ हम लोग आपको लिए चलते हैं बाबा साहब की उस प्रतिमा के पास, जहां संविधान चौक पर एक जो आदमकद प्रतिमा है बाबा साहेब की, बहुत बड़ी प्रतिमा। पूरा शहर बाबा साहेब को अभिवादन करने, उनको माल्यार्पण करने यहाँ पर चला आता है। लेकिन इस वक्त ये कोरोना का समय चलने के कारण बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी जो पहुँचे हैं उनसे आपको मिलाते हैं। अभी इस समय 64 साल हो गए, बाबा साहेब नहीं है, लेकिन उनका विचार साथ में है और आप लोग समता सैनिक दल को आगे बढ़ाए लिए चले हैं। इस समय कैसा सोचते हैं आप? बाबा साहेब को किस रूप में याद करते हैं आप? बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की 19 मार्च 1927 मध्ये महाड इथे, आणि या समता सैनिक दलाकडे आपल्या समाजाचं संरक्षणार्थ त्यांनी समता सैनिक दल उभं केलेलं आहे। तर समता सैनिक दल सर्व दल एकत्र यावं आणि त्याची संघटना मजबूत बनावी आणि ती ताकद समाजाच्या सेवेसाठी, समाजाच्या याच्यासाठी उपयोगी यावं अशी अपेक्षा होती बाबासाहेबांची। त्यानुसार आता आजची काळाची गरज आहे की समता सैनिक दल जेवढे काय गट पडलेले आहेत सर्व एकत्र येऊन त्या एकतेसाठी सर्वांनी झटावं आणि एकत्र येऊन समोर बाबासाहेबांचे जे सामाजिक आंदोलन आहे ते उभं राहावं अशी अपेक्षा आहे। यावेळी जर बाबासाहेबांना आठवण करायची झाली तर कशी करायची? बाबासाहेबांनी आठवण दिली, कारण की भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक पार्टी, आता हे जो ओरिजिनल ड्रेस आहे लाल शर्ट, या बाबासाहेबांनी त्यावेळेस निर्माण केलं होतं। तर आता काय सगळं आपली संस्था करून पण एक येत नाही, म्हणून आपला विचार आहे की RSS पण समता सैनिक दल वाढल्या पाहिजे आणि संरक्षण केल्या पाहिजे, हे विनंती आहे। कधी तुम्ही प्रयत्न केला नाही इतक्या वर्षात? नाही भाऊ, इतक्या वर्ष आता विदर्भ, दिल्ली सायकलनं घुमू आपण प्रचार केलं सगळं। तुमचे सारे विखुरलेले संघटन एकत्रित करण्यासाठी? पण हे आता अहमपणा आहे ना, अच्छा, अहमपणा, मीपणा, प्रदीप गायकवाड इधर फार इकडे सब आपले तेच तोडून राहिले, आपले हे करून राहिले। आता आम्ही काय करा, आम्ही तर अहमपडवाले या, रिटायरमेंट आला समजले का, अशी गोष्ट आहे। रात्री 12 वाजता आम्ही मानवंदना देण्यासाठी आलो होतो, तिथे दिलं इथे मानवंदना। ओरिजिनल आता काही करत नाही तर काय करायचे आता असं। संविधान चौक नागपुर से हमने आपको जोड़े रखा है और यहाँ अलग अलग संगठनों से लोग जो अपने अपने ऑफिसेस में भी संगठन चलाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा की टी-शर्ट के साथ ये शख्स खड़े हैं। आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में? सर, सर्वप्रथम जय भीम। मैं राजकुमार सीताराम गढ़पाइले, सचिव बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नागपुर यूनिट। आज महापरिनिर्वाण दिन, 64वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर बाबा साहब को
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे संगठन की ओर से आज संविधान चौक पे हम एकत्रित हुए हैं। आज निर्धार दिवस के रूप में हम बाबा साहब को आज हमारे संगठन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और आज हम संगठन की ओर से एक निर्धार करेंगे कि जो बाबा साहब का अधूरा कार्य है, जो पे बैक टू सोसाइटी, वो कार्य हम संगठन की तरफ से पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या कार्य योजना बना रखी है आपने पे बैक टू सोसाइटी की? सर, हमारे संगठन की ओर से हमने कुराड़ी के पास हमारा एक गांव हमने दत्तक लिए है, उसमें हमने संगठन की ओर से वहाँ वाचनालय खोले हैं। वहाँ के बच्चों को हम हर साल हमारे दीक्षा भूमि के अवसर पर उनको मदद करते हैं और हर 2 महीने में हम जाके वहाँ पे बच्चों को किताब और बाकी चीज़ का हम वहाँ वितरण करते हैं। बाबा साहेब की बड़ी इच्छा रही कि एक समतामूलक समाज के निर्माण का सपना संजोए। उन्होंने भारत का संविधान जो बनाया उसको उसी रूप में ढालने की कोशिश की कि एक समतामूलक समाज का निर्माण हो। आपको क्या लगता है कि समतामूलक समाज का निर्माण इतने वर्षों में उस निर्माण की ओर कितना हम लोग कदम बढ़ा पाए? देखिए सर, आज़ादी के बाद आज तक लोग चाह रहे हैं कि ये संविधान हमारा बदल दो, बदलने की कोशिश जारी है। जो मेन जो है ना ब्राह्मण समाज या जो भी उच्च वर्णीय लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक है और ये संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। बाबा साहब ने जो अपने घटना दिए हैं अपने देश को और अपने समाज के सभी बहुजन लोगों के लिए, तो वो घटने के अनुसार अपन आज बाबा साहब को अपनी आदरांजलि अर्पित करना चाहिए। पर बाबा साहब ने बोला था कि इस देश में मैं बौद्धमय देश बनाऊंगा, तो उसका आगे में अपन ने उसमें कार्य करना चाहिए। इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा है संविधान चौक नागपुर के साथ। संविधान चौक में इस समय बाबा साहेब को अभिवादन करने जो लोग पहुंचते हैं उनमें मैं डॉक्टर कृष्णा कामले सर को देख रहा हूं। डॉक्टर साहब, जय भीम जय भीम। आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में किया जाए? मुझे लगता है कि पूरे जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने का काम चल रहा है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जितना काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमारे लोगों ने एक स्टडी करके या आत्मचिंतन करके हमने आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए उसके ऊपर आज के दिन का आत्म परीक्षण होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप तो बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ और बहुत सारे स्टडी सेंटर्स के साथ आपका जुड़ाव भी है। क्या आपने इस तरह का काम शुरू कर दिया है? चर्चा हो रही है इसके ऊपर हर एक, यानी पिछले 3-4 महीने से 4 महीने से कोविड के दरमियान हर इतवार को एक वेबिनार होता है अलग अलग विषयों पर, जो बाबा साहब और कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान जो आम लोगों की बात हम करते हैं उसमें, तो वो कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह सबको मिलना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन वेबिनार के माध्यम से हम एक जगह जुड़ रहे हैं। जी, यदि आज बाबा साहेब का कोई संदेश याद करके लोगों को बताया जाए, इस वक्त लोग जो सुन रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्त? मैं यही करूँगा, बोलूँगा कि हमारे लोगों को कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसको एनालिसिस करके हमने एकजुट कैसा होना चाहिए। तो हमने यहाँ जो मनुस्मृति वाली जो सरकार है या जो सोचने वाले लोग हैं उनकी जो सत्ता है उसके अगेंस्ट में हम सब लोग इकट्ठा, फिर माइनॉरिटीज़ हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, इन सब लोगों को इकट्ठा करके, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने मुस्लिमों को बाहर निकाल दिया कि तुम्हारे हमको वोट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उन्होंने करीबन बाहर निकाल दिया कि तुम्हारे हमको वोटों की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ओबीसी अभी भी उनके चंगुल में है, लेकिन एक दिन वैसा आने वाला है कि उनको भी वो निकाल देंगे। तो मुझे लगता है यहाँ कि सवर्णों की पार्टी एक बना के वही सवर्ण राज करेंगे, ऐसा वो उनका नज़रिया है, वैसा वो काम कर रहे हैं। तो उस बैकग्राउंड में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सोचना चाहिए कि हम किस किस को इकट्ठा कर सकते हैं, किस किस के साथ में ले सकते हैं, और वैसे उसके ऊपर हमने पहल करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष किए, वो संघर्ष को उन्होंने उस वक्त की उस परिस्थिति का आंकलन कर, उसको समझकर फिर उन्होंने अपने आंदोलन को एक डिज़ाइन दिया और उसके साथ वो आगे बढ़े। और वो देखिए कि उनके जीवन में और उनके पूरे संघर्ष में, उनके आंदोलन में उन्होंने बहुत हद तक सक्सेस भी पाया। हमने आपको जोड़े रखा है बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर
इस संविधान चौक नागपुर के साथ। इस समय हम लोग संविधान चौक पर हैं और संविधान चौक से ये जो छोटा संदेश है कि बाबा साहेब को इस समय याद किया जा रहा है। साहब, यदि इस समय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया जाए तो किस रूप में किया जाए? देश को समान अधिकार देने में सबसे पहले आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब जी को अभिवादन। उन्होंने जो देश के लिए किया, उन्होंने जो देश के अंदर में सबको समान हक दिलाने का काम किया संविधान के रास्ते पे, बहुत उन्होंने मेहनत ली, बहुत उन्होंने सब कुछ इस समाज के अंदर में जो टूटा फूटा था, जो बिखरा हुआ था, वहाँ पर कुछ लोगों का वर्चस्व था, उन लोगों के बराबर एक साधारण आदमी को लाके रख के देने की बात की, सबको समान अधिकार दिया, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। देश को संविधान इसलिए होता है कि कहीं भी किसी भी विषय को आदमी से आदमी के बीच में प्रॉब्लम हो जाए तो कानून काम करेगा, देश का संविधान काम करेगा। उस लेवल की उन्होंने अपने देश में सबसे अच्छा दुनिया का संविधान दिया, बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे। और हम यदि एक बात जैसे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को जब हमारे देश ने स्वीकार किया और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने इस संविधान को जब समर्पित किया, तो एक बात ये भी सोची गई थी कि हम लोग हमारे जनजीवन में, हमारे आचरण में एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट खड़ा करेंगे। आपको क्या लगता है हम इस दिशा में कितना कदम बढ़ा पाए? अपने संविधान के अंदर में कलम 35A के बीच में लिखा है कि हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट सबकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि हम कितना कदम बढ़ा पाए? हम नहीं बढ़ा पाए। देश के अंदर में इस तरफ से कोई कदम नहीं उठ रहा है। वो इसलिए नहीं उतरा है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस, हमारे लोगों की बिल्डिंगें, वहाँ पे भगवान की ज़्यादा फोटो लगी हुई है, वहाँ लीडरों की ज़्यादा फोटो लगी है, भ्रष्टाचार लीडरों को हार पहनाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक कुछ भी चीज़ नहीं है। हम स्कूल के अंदर जाए तो वहाँ पे स्कूल के जो संसद स्थापना करने वाले जो संस्थापक है उनकी बड़ी फोटो होती है, लेकिन वहाँ साइंटिफिक सोच विचार पैदा करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे चौक ऐसे नहीं है जहाँ से साइंस निर्माण हो, हमारे जगह गार्डन ऐसे नहीं है जहाँ से साइंस के बारे में सोचे इंसान कि ये क्यों हो रहा है। किसी ने बोल दिया इसलिए मान लिए। भगवान बुद्ध का आपको क्या लगता है क्या उपाय ढूंढना चाहिए इसका? ये आज बाबा साहेब को याद करना है, सोच में फर्क आना पड़ेगा। हमको भी बाबा साहब अम्बेडकर बनना पड़ेगा और ये विचार हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा और साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बाबा साहेब ने भारत देश के निर्माण के लिए, एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर इस वक्त में बाबा साहेब को याद किया जाए तो उनका कोई संदेश जो आपको अच्छा लगता हो? मैं आप पार्टी का विदर्भ का कमेटी मेंबर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अली जाफरी है। मैं सक्कादरा पे मेरा अस्पताल है। मैं आप पार्टी में इसलिए जुड़ा हूँ कि आप पार्टी यही चाहती है कि बाबा साहेब के संविधान को तंतोतंत लागू किया जाए। ऐसे 50 संविधान तो है अपनी जगह, लेकिन वो लागू करने में हमारी कुछ तो भी कमतरता पड़ रही है। तो आप पार्टी इसके लिए बहुत वो है, कटिबद्ध है कि ये संविधान को बिल्कुल तंतोतंत लागू किया जाए और संविधान के साथ ही चला जाए, और जो संविधान का उल्लंघन करता है उस पर बहुत वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस वक्त में आप इसमें कोई परेशानियां देखते हैं? बहुत परेशानियां देख रहे हैं हम लोग। तो संविधान का तो पूरा उल्लंघन हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में संविधान का उल्लंघन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि संविधान के हिसाब से कोई चल नहीं रहा है। जैसे साहब ने बताया हमारे इन्होंने कि भाई जो ऑफिसेस है उसमें भगवान की फ़ोटो और भ्रष्ट नेताओं की फ़ोटो ये लगाना बिल्कुल बंद करना चाहिए, और सिर्फ बाबा साहेब का और महात्मा गांधी का, जिन्होंने स्वतंत्रता में योगदान दिया, सिर्फ उनके फ़ोटो होना चाहिए। ये जो अभी के जो लीडर है जिन्होंने भ्रष्टाचार करके अपनी बहुत ज़्यादा वो करके रखी, कमाई करके रखी है, इनके फ़ोटो तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और आप पार्टी इसी मार्ग पे चलने वाली है कि संविधान का बिल्कुल तंतोतंत पालन होना चाहिए। आज बाबा साहब को कैसे अभिवादन करेंगे आप? बाबा साहब आम्बेडकर, भीमराव जो आम्बेडकर हैं, इन्होंने जो हिंदुस्तान को या भारत को जो संविधान दिया है, मैं तो बोलता हूँ इनकी मूर्ति हिमालय पे लगाना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों की मूर्तियाँ लगी है कि बड़ी अफसोस होता है। और जो संविधान लिख के बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत को दिया, उस पर कहीं भी अमल नहीं हो रहा। जितने भी लोग सत्ता में बैठ रहे हैं वो कोई ना कहीं अपनी मर्जी से सत्ता चला रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का कोई भी पालन नहीं कर रहा। आज जो हमारे लिए बाबा साहब ने किया है
वो कोई नहीं कर सकता, और जो आगे बढ़ाया है और सभी समान एक समान रखा है, वो हम बाबा साहब के लिए आभारी हैं। हमने आपको इस समय जोड़े रखा है संविधान चौक के साथ और ये बाबा साहेब को अभिवादन करने का वक्त है। आज बाबा साहेब को अभिवादन करने के लिए जो ग्रुप्स यहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल पहुँचते हैं, कुछ अपने अपने संगठनों के साथ पहुँचते हैं और बाबा साहेब को अभिवादन करते हैं। आज यदि बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में करें? जी, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम आज 6 दिसंबर महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इन्हें मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। देखिए, इस दिवस को हमने जो है संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये हमारे लिए एक संकल्प होना चाहिए। और जिस तरह बाबा साहब का हम जर्नी अगर देखते हैं तो बाबा साहब ने बुद्धिज़्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म की मूवमेंट हमें जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है इस देश में बनती हुई नहीं दिखाई देती। खासकर युवाओं में बुद्धिज़्म का जो वो एक अर्क आना चाहिए, बुद्धिज़्म के प्रति युवाओं में जो एक चेतना बड़े पैमाने में निर्माण होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ती है। तो मैं पर्सनली और हमारी सारी टीम के माध्यम से ये संकल्प लेना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म के इस कारवां को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका पहला कदम केवल और केवल धम्म दीक्षा है और इसका अंतिम पड़ाव भी जो है ये धम्म दीक्षा पर ही ख़त्म होता है। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, बुद्धिज़्म को बताना पड़ेगा, लोगों का धर्मांतरण करके उन्हें धम्म दीक्षा देनी पड़ेगी, लोगों को बुद्धिज़्म में लाना पड़ेगा, तभी ये जो प्रबुद्ध भारत का सपना हम देखते हैं ये साकार लेकिन होगा। ये काम तो बाबा साहेब ने 1956 में किया था। आप कितना देखते हैं कि उस दीक्षा के बाद कितना शिक्षित, मतलब बुद्धिज़्म में शिक्षित समुदाय तैयार हुआ? जी, बुद्धिज़्म में काफ़ी शिक्षित समुदाय जो है ये तैयार हुआ है। बाबा साहब की इस आंदोलन से जो है हमारे अंदर एक चेतना निर्माण हुई। बाबा साहब के आंदोलन के बाद हम में एक मानवता की जो है वो एक नींव जो है वो डाल दी गई है। हमें जो जीने का अधिकार जो नहीं था एक तरीके से, कि इंसान को इंसान की तरह नहीं माना जाता था और हिंदुज़्म में रहते हुए जो एक हीन भावना जो लोगों की तरफ देखी जाती थी इस जाति के आधार पे, तो बुद्धिज़्म आने से ये डेवलपमेंट आया कि हम में जो है एक अलग चेतना निर्माण हुई, लोगों में एक अलग एजुकेशन जो है वो बुद्धिज़्म के माध्यम से निर्माण हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस दीक्षा के साथ किसी शिक्षा के कार्यक्रम की व्यवस्था करनी होगी जो धम्मा टेक्स्ट को शिक्षित करे? ज़रूर ज़रूर, बाबा साहब ने कहा ही है इसके बारे में। बाबा साहब ने सन 1952 से लेकर 1956 में बाबा साहब ने खुद बुद्धारण्य धम्मा हम लोगों को दिया हुआ है। तो बाबा साहब ने हर समय जो है इस चीज़ों की बात की। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सेमिनरी की कंसेप्ट जो है हमारे सामने रखी है। 1954 में जो है बाबा साहब ने रंगून में ऑलरेडी हमको एक लिखित डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो 9 पॉइंट्स क्लियर कट बाबा साहब ने जो है हमको दिए हैं कि कैसा बुद्ध विहार होना चाहिए, कैसे बुद्धिस्ट सेमिनरी होने चाहिए, भिक्खु वर्ग जो है इसे शिक्षित कैसे किया जाना चाहिए, उपासक वर्ग जो है इसे कैसे शिक्षित किया जाना चाहिए। तो एक बुद्धिस्ट सेमिनरी की जो बाबा साहब ने एक कंसेप्ट हमारे बीच में रखी है, तो बुद्धिस्ट सेमिनरी जो है इसकी स्थापना होनी चाहिए और इस स्थापना के माध्यम से बुद्धिज़्म का एजुकेशन जो है हम सब में डाल सकते हैं। एक साधारण इंसान में जो है बुद्धिज़्म का जो है वो ट्रेनिंग हो सकता है, एक उपासक में जो है बुद्धिज़्म का ट्रेनिंग इस माध्यम से हो सकता है। साथ ही साथ जो भिक्खु वर्ग है, जो भंते वर्ग है, इनका भी जो है एक प्रकार का ट्रेनिंग होगा, तो ये समाज में जो है एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आज अगर बाबा साहेब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर अगर कोई संदेश देना चाहें तो आपका क्या संदेश होगा? एक तो बाबा साहब ने जो प्रमुख संदेश दिया है कि तुम शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो, तो ये जो संदेश है ये हर एक ने अपने जहन में रखना चाहिए और इस हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए। और हम बाबा साहब की जो चळवळ है वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। धम्म दीक्षा उसका एक भाग है, धम्म दीक्षा होना ही चाहिए। बुद्धिस्ट की जो संख्या इस देश में कुछ 8% है, 65 लाख वगैरह है, तो वो कई करोड़ों में होना चाहिए और एक्चुअली है, लेकिन उसका जो नोंदनीकरण जो बोलते रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली वो नहीं हुआ है, इसलिए रिकॉर्ड पे नहीं आया है। तो उस ओर सभी बुद्धिस्ट लोगों ने ध्यान देना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि इसके लिए आपकी ओर से क्या योगदान हो सकता है?
हमारे तरफ से एक हमारा सीनियर लोग का एक ब्लू क्लब करके ग्रुप है, उनके द्वारा हम हर पूर्णिमा को दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम स्मारक समिति के माध्यम से शुरू किया है। और उसके बाद में उनका जो गैजेट में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोग्राम है वो भी हमने शुरू किया है और हमारे तरफ से पूरा योगदान उस बारे में हो रहा है। हम गाइडलाइंस देते हैं और लोगों को रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट बनाने का हमने अभियान शुरू किया है और वो कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। इंजीनियर राहुल दहीकर साहब को देख रहा हूँ। दहीकर साहब, आज बाबा साहेब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारों के रूप में बाबा साहेब हमेशा हम सबके साथ हैं। 64 साल का ये वक्त बीत गया है। बाबा साहब के पश्चात इस आंदोलन को आप कैसा देखते हैं? बाबा साहब के पश्चात इस आंदोलन में आज सिवाय वंचित बहुजन आघाड़ी के एक राजकीय पक्ष, इसके अलावा ज़मीन पे एक भी पक्ष नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आंदोलन अपन जिस चीज़ को बोलते हैं, अपना समाज भी एक प्रकार का डिवाइड हुआ है हर जगह ऐसा। तो एक प्रकार का जो आंदोलन होना चाहिए वो आंदोलन ज़मीन पे तो नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या मानते हैं आप? वजह यह है कि हर आदमी का एक इंटरेस्ट होता है। वैसा सालों भर हम लोग देखेंगे तो कोई कुछ करता नहीं है, और जब ऐसा इलेक्शन आता है, इलेक्शन या निवडणूक जिसको कहते हैं हम आता है, तब देखो तो सब कोई तो भी ऐसी आघाड़ी खड़ा कर देता है। फिर बाद में साल भर कहाँ गायब रहते, कहाँ रहते, कुछ मालूम नहीं। आज समाज के सामने इतने प्रश्न हैं, आरक्षण का मुद्दा है, प्रमोशन का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है। ये बाकी के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं या चळवळ कर रहे हैं, या किसान हो या बेरोजगार हो, हम लोग एज ए समाज कहाँ है? कहीं भी दिख नहीं रहे। आज सिर्फ एक ही राजकीय पक्ष है जो आपको ज़मीन पे दिख रहा है, जो लड़ रहा है, और वो है वंचित बहुजन आघाड़ी। लोग अगर इकट्ठे नहीं हैं, लोग अगर बिखरे बिखरे से दिखते हैं, तो इसका उपचार क्या देखते हैं कि ये कैसे संगठित हो गए? इसका उपचार ये है कि सवाल क्या है, आज बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने वाले हर घर में देखेंगे आप तो बाबा साहब के वॉल्यूम्स है। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए और पढ़ के अपने विचारों को प्रगल्भ करना चाहिए। अम्बेडकर साहब के विचारों का जो विकास होना चाहिए, विचारों का विकास नहीं हो रहा बाबा साहब अम्बेडकर का। मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के रखे हैं वही को लेके हम लोग चल रहे हैं, मगर वो भी बराबर नहीं चल रहे। मतलब विचारों को आचरण में लाने की ज़रूरत है। विचारों का विकास जब तक के नहीं करते हम लोग, वो बराबर नहीं है विचारों। चलिए, आज अगर बाबा साहेब के इस पूरे आंदोलन का अगर मूल्यांकन करते हैं तो आप देखते हैं कि ये बिखरा बिखरा सा नज़र आता है आपको। लेकिन यदि आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए कोई एक संदेश ऐसा कि जो बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से जुड़ता हो, तो क्या कहेंगे आप? संदेश यही देना चाहूँगा कि समाज में आज नेतृत्वहीनता है, और नेतृत्वहीनता के मद्देनज़र हमको आज जितने भी अपने गुट है, गुट में एक सक्षम नेता जो होना चाहिए, आज भी ज़मीन पे सक्षम नेता अपने को नज़र नहीं आता। और नज़र अगर आता है तो सिर्फ श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में वो श्रद्धेय नेता आपको नज़र आता है। उनके पीछे में लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ये आंदोलन को और चळवळ को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी एक राजकीय जो पहचान है वो बन सके और हम मैदान में उतर सके। आज हम लोगों को, इन सब लोगों ने, ब्राह्मण समाज ने, ब्राह्मण और ये जो वैश्य लोग हैं, भट्ट ब्राह्मण जाला म्हणतो, उन लोगों ने आम्बेडकरी समाज को अलग थलग निकाल के रखा है और अकेला गिराया है। आज बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में? सर्वप्रथम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को मैं वंदन अभिवादन करता हूँ। और बाबा साहब को याद करना है तो बाबा साहब सामाजिक क्रांति के उद्गम है इस भारत देश और इस संपूर्ण विश्व के लिए। केवल राजनीतिक बेड़ियों में उनको और समाज की बेड़ियों में रख करके कि हमारे समाज के हैं, हमारी राजनीति करने के लिए लोगों ने उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। बाबा साहब को अभिवादन करने का एकमेव तरीका है कि उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का वाचन किया जाए, उनके सामाजिक क्रांति के उस वक्त के आंदोलनों का अभ्यास करके उनके उद्देश्यों को समझा जाए, और उन उद्देश्यों को समझते हुए इस देश में एक जाति विहीन समाज की स्थापना हो। और केवल राजनीतिकरण में एकीकरण नहीं है, इसलिए समाज में एकीकरण नहीं है, ये व्याख्या आज के रूप में मैं समझता हूँ कि आम्बेडकरवाद ये किसी समाज और जाति के
सिर्फ केवल उनके लिए नहीं है। अंबेडकरवाद समाज की बेड़ियां तोड़कर आगे निकल चुका है, उसका अभ्यास करने वाला वर्ग बढ़ चुका है और इसका आपको प्रतिबिंब समाज में मिलेगा कि उस ओर देश बढ़ रहा है, लेकिन इसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। इसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि एक बड़े बुजुर्ग सा जो चेहरा है, लेकिन इस चेहरे को हमने आंदोलन के उस हर क्षेत्र में देखा है जहाँ से संगठन बनते हैं। एस.के. पाटिल साहब इस समय संविधान चौक पर है। पाटिल साहब, इस समय 64 साल बीत गए हैं। बाबा साहेब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका विचार और उनके विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए लोग ये ज़रूर दिखते हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब उनकी हयात में जिस आंदोलन को खड़ा कर पाएँ और कुछ सफलताएं भी वो लेकर आए, आपको क्या लगता है कि वो सफलताएं पाने में इस वक्त का समाज कहाँ कम पड़ता है? मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में भी काम किया जी। नागपुर वो उनका गढ़ था, आपको मालूम है जी। और नागपुर का सूत्र मेरे घर से चलता था धंतोली में, क्योंकि मेरे जीजाजी वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ऑफिस सेक्रेटरी थे। तो सीक्रेट मीटिंग मेरे यहाँ होती थी। जो बाबा साहब को छोड़ के जो भी ऑल इंडिया की जो लीडरशिप थी, तो वो सीताबर्डी में हमारा ऑफिस था, मालूम है, जहाँ अभी वो हल्दीराम वाले का वो था, वहाँ पर एक ये थे चाल थी, बूटी की चाल, और बूटी की चाल में दूसरे मजले पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नागपुर का ऑफिस था। वहाँ मीटिंग्स होती थी हमेशा, लेकिन जो सीक्रेट मीटिंग होती थी, मेरे एक नियरेस्ट रिलेटिव बहुत नज़दीक के कार्यकर्ता थे, तो सीक्रेट मीटिंग धंतोली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ होती थी। तो दादा साहब गायकवाड़ का लेके बाबा साहब को के नीचे की जो रैंक थी वो इधर मेरे घर में बैठती थी, वहाँ पर वो सीक्रेट मीटिंग करती है, वहाँ से प्लानिंग बनाकर वो लोगों को देते थे। तो वो मैं बचपन से उनके आपको क्या लगता है कि इस बात की कमी है इस वक्त? इस बात की अभी कमी है। वो हमारे जो सेटअप होना था वो नहीं हो सकते। पॉलिटिकल हम एक कोने में इंडिया के हम बढ़ रहे थोड़े, जहाँ बाबा साहब का स्ट्रक्चर था, लेकिन ऑल इंडिया में बढ़ाने वाला ऐसा नहीं है। खैर वो बामसेफ DS4 BSP ने भी काम किया है, आज वो भी काम कर रहा है। तो मैं भी बामसेफ DS4 में था, BSP में था, और मैं आधा इंडिया ईस्टर्न का कंट्रोल करता था। लेकिन एक कोई संगठित प्रयास के रूप में पूरे देश में ऐसा आंदोलन नहीं देख पाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये आंदोलन के डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम है, या स्ट्रेटजी के डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम है, या फिर ये आइडियोलॉजिकल क्राइसिस का प्रॉब्लम है? आप कैसा इसको देखते हैं? सिंसियरिटी जो है, सिंसियरिटी में लोगों में नहीं रही। पुराने ज़माने में जैसे सिंसियरिटी थी, मैं बैंक छोड़ के, नौकरी छोड़ के, फैमिली छोड़ के मैं घूमता था नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ आदमी को मारने का एकदम नक्सलवाड़ी वगैरह सारा घूमा। और कांशीराम जी एक ही बार आए थे, उन्होंने जो देखा ना मेरा, तू काम ही कैसा कर रहा, बोले तू जिंदा ही कैसा है, बोले ऐसा बोले। ये उनके वर्ड। तो इस वक्त में अगर इस वक्त में आप कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? सुप्रीम सैक्रिफाइस की भावना हमने रखनी चाहिए। जो कार्य करता है, जो भी हो, छोटे से हो बड़ा से हो, सुप्रीम सैक्रिफाइस एंड ऑनेस्टी, दैट इज मिसिंग इन आवर मासेस। दैट इज माय। आज यदि बाबा साहेब को अभिवादन करना है तो क्या अभिवादन होगा आपका? 64व्या परिनिर्वाण दिनानिमित्त सर मी अभिवादन करते। आज असं वाटत आहे की कुठेतरी समाज भटकलेला आहे। या समाजाला बाबासाहेबांनी दिशा दिली, परंतु आज हा समाज एवढा विखुरलेला आहे की त्यांना बाबासाहेबांनी दिलेले वचन त्यांना समजत नाही आणि ते पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करत नाही।
मैं देख रहा हूँ कि इस समय बिजली कर्मचारियों के जो संगठन है, उन संगठनों के साथ काम करने वाले नेता नाइक साहब इस समय हमारे साथ हैं। नाइक साहब, कैसा देखते हैं कि आज इतने वर्षों बाद जब बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए तो किस रूप में किया जाए? बाबासाहेबांना अभिवादन करायचंच असलं तर बाबासाहेबांनी जो काही संदेश आपल्याला दिलेला आहे, मग ते कामगार क्षेत्र असो, सामाजिक क्षेत्र असो, राजकीय क्षेत्र असो, त्या संदेशाचं अनुकरण करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा काही मार्ग नाही आहे. उके साहब, मैं इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के जो सक्रिय कार्यकर्ता है और पदाधिकारी भी है। उके साहब, आप कैसा देखते हैं इस समय बाबा साहेब को अगर याद किया जाए तो किस रूप में? मैं सबसे पहले बाबा साहब को अभिवादन करता हूँ और बाबा साहब की जो विचार है, जो सामाजिक विचार है, आर्थिक विचार है, राजकीय विचार है, धार्मिक विचार है, वो विचारों को लोग तो बहुत मानते हैं, लेकिन एक विचार लोगों ने छोड़ दिया है और वो है लेबर का जो लेबर मूवमेंट जो है, वो लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज जो बिखरे हुए हैं वो इसीलिए बिखरे हुए हैं कि लोग सामाजिक और राजकीय तो बहुत देखते हैं लेकिन लेबर का नहीं देखते. तो मैं इस समय लेबर मूवमेंट को, बाबा साहब के जो विचारों की जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन है, ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन को यानी बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए सारे भारतीय लोगों ने, जो कामगार हो, किसान हो, ये सारे लोगों ने बाबा साहब के लेबर मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए. गौतम बुद्ध से जो विचारधारा शुरू हुई, समता, न्याय, स्वतंत्र, बंधुता की, उसको आगे लाते लाते जो भी महापुरुष आए उनमें बसवेश्वर जी है, महात्मा बसवेश्वर है, महात्मा फुले है, गुरु नानक जी है, सावित्रीबाई फुले है, शाहू महाराज है, बाबा साहब है, और उसको आगे लेके जाने वाले कांशीराम से लेके तो गाड़के बाबा तक, टुकड़ों जी महाराज तक, इन सबों ने जो चेतना दी है बहुजन समाज को, विशेषतः अवैधिक लोगों को, उसका आधार लोगों को फैलाने के लिए, लोगों में प्रसार करने के लिए जो मेहनत, जो अपना त्याग, समर्पण डॉक्टर बाबा साहब ने किया, उतना किसी ने नहीं किया अभी तक. मेरे ख्याल से बाबा साहब ने जो काम किया उसकी तुलना सिर्फ बुद्ध के काम से हो सकती है. तथागत गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई इस तरह से लोगों में ये चेतना लाने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा, व्यक्तिमत्व होगा, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है. और सबसे बढ़िया बात, बाबा साहब ने 101 साल पहले जब मुकनायक के वृत्तपत्र निकाला था, उस माध्यम से मीडिया का महत्व समझाया था. आज भी इतनी चेतना बनाने के बाद, मुकनायक निकलने के बाद कई और वृत्तपत्र बाबा साहब ने निकाले कि मीडिया का महत्व अभी भी अपन नहीं समझ पाए. अगर तुम्हारे पास मीडिया नहीं है तो तुम्हारी आवाज़ नहीं है. आज इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रॉपर मीडिया नहीं होने की वजह से उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा. आपको क्या लगता है कि किस दिशा में मीडिया ने काम करना होगा? अपने अगर उनका मीडिया है वो उनके दिशा में काम कर रहा, अपने विरोधों का, वैदिकों का. अपना मीडिया ने अपने लोगों की वैल्यूज, मूल्य को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्रसार प्रचार. उन मूल्यों को अगर व्यक्त किया जाए तो कैसे? उन मूल्यों को गति देने के लिए जो भी अपने से संबंधित लोग हैं 85% में से, उन्होंने योगदान देना चाहिए. अपन सब कुछ चीज़ें अपने आप मिलना चाहिए. आरक्षण अगर मिल गया, अब आरक्षण मिल गया अगर मीडिया भी तुमको आरक्षित रहेगा ऐसा नहीं है ना. वो तो अपने को खुद खड़ा करना पड़ेगा. वो खड़ा करने के लिए अगर तुम अपने कमाई का 5% भी देते और जिससे पॉसिबल है अगर 20% भी देते तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे. अपन अपना योगदान देना चाहिए. किसी ने श्रम का देना चाहिए, किसी ने धन का देना चाहिए, किसी ने तन का देना चाहिए, किसी ने और अपने बुद्धि का देना चाहिए, प्रतिभा का देना चाहिए, प्रज्ञा का देना चाहिए. अब अपने तरीके से देके अपना हर किसी का अपना अपना योगदान आना चाहिए. उलिपवार साहब बड़े लंबे समय से मीडिया के साथ काम करते हैं और इसलिए मीडिया के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है उसके साथ हमने आपको जोड़े रखा था संविधान चौक नागपुर से. आज इस समय में अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो कैसे याद किया जाए? डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर यांचे इनका है अभी 64वां स्मृति दिन है. इनको अभिवादन करने के लिए यहाँ सब आए हैं बुद्ध जनता, बाबा साहब को मानने वाले लोग.
और आज के दिन में बाबा साहब को सही में अगर श्रद्धांजलि देना है, जो समाज के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने सभी ने इकट्ठा आकर आज तो भी उन लोगों ने सोचना चाहिए, अभी समाज को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हम जो बिखरे हुए हैं अलग अलग खेमे में, अलग अलग पार्टियों में, इन सब लोगों ने इकट्ठा आकर रहना चाहिए, नहीं तो इनका फ़ायदा आज देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान के ऊपर धोखा आया हुआ है। ये समाज की जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, जो लोग आज स्कॉलरशिप के मिलती थी, उनकी बदौलत पे आज पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बने। आज ये भी खास बात है आज के दिन में कि हम देखा जाए कि स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गई है, विद्यार्थियों को एडमिशन मिलना बंद हो गए, लोग पैसा नहीं दे पा रहे पालक लोग। इसलिए समाज ने आज तो भी इकट्ठा आना चाहिए और इसी बाबा साहब के पास शपथ लेना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, हम समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग इकट्ठा आकर इस सरकार से संघर्ष करना है। और जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय मिलने वाला नहीं। ये तोड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और ये जो नेता लोग हैं, ये अलग अलग पार्टियों खेमे में बटे हुए हैं, खुद का भला करने के लिए कभी कांग्रेस के पास जाते, कभी बीजेपी के पास जाते, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चेले के गुरु के चिट्टे बट्टे हैं। ये समझना चाहिए। अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन में ये बात पता चली है। हमारे रिपब्लिकन पार्टी के कई गुटों के लोग, कोई कांग्रेस को समर्थन दिए, किसी ने बीजेपी को समर्थन किए, लेकिन हमारे खेमे के जो 10-12 लोग जो खड़े थे, चाहे तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और जो वोटर्स थे हमारे समाज के थे, आम्बेडकरी विचारों के लोग थे, लेकिन हमारे वोट सब बिखरे हुए गए और इसकी वजह से कांग्रेस से आमदार चुन कर आया। ये सब हम लोगों ने। तो क्या लगता है कि इकट्ठा होने का क्या सूत्र है? इकट्ठा होने का यही की सूत्र है कि अभी संविधान और हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे, इस बात को लेकर सभी लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए। जी, हमने आपको जोड़े रखा है संविधान चौक नागपुर के साथ। संविधान चौक पर इस समय भारतीय बौद्ध महासभा का ये ग्रुप है और मैं देख रहा हूँ कि चंद्रबोधी जी इस समय हमारे साथ हैं। चंद्रबोधी जी, कैसा देखते हैं आप इस समय बाबा साहेब का वो आंदोलन जो उन्होंने धार्मिक सेगमेंट में खड़ा किया था, कितना इसको आगे बढ़ता देखते हैं, कितना सफलता की ओर जाता देखता है? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चंद्रबोधी पाटिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज हम यहाँ पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, उनके संस्थापक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके 64वें महाप्रयाण दिवस के अवसर पर यहाँ उनको अभिवादन देने के लिए यहाँ संविधान चौक पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा आपने पूछा कि बाबा साहब का जो इतिहास, कि भाई जिन्होंने ये धार्मिक संस्था बनाई और आज की स्थिति में उसका क्या मतलब, नहीं, ये धार्मिक आंदोलन कितना आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? हाँ। क्या स्थिति बनती है इसकी? नहीं, धार्मिक आंदोलन देखिए, अभी जहाँ वहाँ पहले हम एक क्षेत्र देखते थे जैसे महाराष्ट्र, लेकिन अभी धीरे धीरे पूरे भारत में, भारत के समस्त प्रदेशों में ये बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और मुझे खुशी है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी उसमें लगातार, अभी हम जैसे 21 प्रदेशों में ये संस्था का काम कर रहे हैं। जगह जगह यानी दीक्षा समारोह आयोजित हो रहा है। और एक बात तो चंद्रबोधी जी, हम लोग सुनते हैं कि दीक्षा का समारोह पूरे देश में चल रहा है, लेकिन जो दीक्षित हो जाते हैं उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था बनाते हैं आप? नहीं, हमने जैसे जो हमारे बौद्ध विधि कार्यकर्ता है या भिक्खु संघ है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने जहाँ वहाँ मतलब इसका प्रचार प्रसार के लिए वो व्यवस्था की है कि भाई एकदम नहीं कि भाई हम सर्टिफिकेट दिए और वो बुद्धिस्ट बने और उनसे अपेक्षा करें, ऐसे नहीं। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा की जो बात की है, पहले यानी उनको समझना, अगर वे यानी दिल दिमाग से अगर वो सक्षम है यानी मानने को, तब मानेंगे कि हम वो बुद्धिस्ट हैं। सिर्फ त्रिशरण पंचशील करने से नहीं, बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा का जो है उसको अपने आचरण में लाना, और जो हमारी जो परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, उसके वो दूर होना, यानी उस जो हम
मानते आए हैं देव धर्म को, उसको छोड़ना यही यानी प्रमुख हमारा ये रहता है। और मुझे खुशी है कि भारत में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, आज 66 जिलों में बुद्धिस्ट सोसाइटी की शाखाएं हैं। यानी हम धीरे 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 जो ये जो विवाद जो जैसा चल रहा है संस्था के बारे में, और आपने कहा कि भाई आपको पूरी स्थिति मालूम है, लेकिन हम बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से यानी ये धम्म को आगे बढ़ा रहे। और मुझे आशा है कि 2021 की जो सेंसस होगी, जनगणना होगी, तो करोड़ों की संख्या में हमारे बुद्धिज्म बौद्ध धर्मी वो दिखाई देंगे। जी आज अगर बाबा साहब को याद किया जाए तो किस रूप में याद किया जाए? बाबा साहब एक संविधान शिल्पी, संविधान जिन्होंने बनाया बहुजनों के लिए बनाया, लेकिन बहुजनों के लिए कोई उनके संविधान के अभी तक उनके लिए जो कुछ किया वो पता नहीं है। इसके ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। बहुजनों को लेकर हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोगों ने बहुजनों को लेकर एक चलाने वाले अभियान कि उनको अपने बाबा साहब ने क्या क्या किया उनका मार्गदर्शन करें, संविधान में क्या लिखा है उसका मार्गदर्शन करें। ये मैं आज बाबा साहेब को अगर अभिवादन किया जाए तो कैसे किया जाए? जय भीम। मी मृणालिनी वासुदेव दहिवाडे, उपाध्यक्ष दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, शहर कार्यकारिणी नागपुर। जैसे आपने पूछा कि बाबा साहब को याद करते हुए कैसे याद करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बाबा साहब ने जिस कारण से राजीनामा दिया था हिंदू कोड बिल, उसके लिए बाबा साहब ने राजीनामा दिया था क्योंकि वो पास नहीं हुआ था, तो वो पूरा करने के लिए महिलाओं ने ही खुद आके आना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और बाबा साहब का जो स्वप्न था, बाबा साहब का जो ड्रीम था कि भारत बौद्धमय होना चाहिए, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उनका जो स्वप्न था, जो अधूरा कार्य था, वो हमें पूरा करना चाहिए। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनसे बैठना उतना नहीं हो रहा था, फिर भी उनके महापरिनिर्वाण दिन के पहले दिन रात तक उन्होंने बुद्ध आणि इसका धम्म उसका प्रस्तावना लिखी थी, और उन्होंने वो धम्म देने की कोशिश, धम्म दिया था हमको कि ताकि समाज में सब समानता से, प्रेम से, करुणा से, मैत्री से रहे। आज अगर हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो आज जो अपन अपने देश में देख रहे हैं कैसा अत्याचार हो रहा है, कैसा बलात्कार हो रहा है, कितनी महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, किस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, तो ये सब नहीं होता अगर बौद्ध धर्म का सब अपनाते, उसको मानते, उसको अपना आचरण में लाते, तो ये जो परिस्थिति आज है वो नहीं रहती। भारतीय बौद्ध महासभा के ग्रुप के साथ ये बातचीत चल रही थी संविधान चौक नागपुर से। इस समय हम लोग संविधान चौक पर है और हमारे साथ है इस समय अम्बेडकरवादी संवेदना से जिनका नाटक, जिनकी कविताएं, जिनका निर्देशन और जिनकी फिल्में अब आ रही है, मैं प्रसिद्ध फिल्मकार संजय जीवने साहब को देख रहा हूँ। जीवने साहब जय भीम। इस समय अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में करें? बाबा साहब को जब भी याद किया जाएगा या जाना चाहिए, वो उनके विचारों के वजह से, उनके मिशन के वजह से करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा साहब 6 दिसंबर माने जब उन्होंने लास्ट उनका धम्म दीक्षा समारोह किया, उसके तुरंत 2 महीने के भीतर में वो चले गए। बहुत सारी जिम्मेदारी हम पर डाल के गए। उसमें से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। वो उनको जिस तत्वों को लेकर चाहिए थी वो हुई नहीं है। तो इस समय जो रिपब्लिकन पार्टी के गुट और रिपब्लिकन पार्टी जो देखते हैं, क्या वो बाबा साहब के विचारों के अनुरूप नहीं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या लगता है कि बाबा साहब कैसा सोचते थे? बाबा साहब ने अपील टू द पीपल टू फॉर्म रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा कहा है। उन्होंने जो अपील की थी वो किसी नेताओं से नहीं की थी। उन्होंने वो जो खुला पत्र बताते हैं ना, जिसके आधार पर ये हमने पार्टी बनाया कहते हैं, तो बाबा साहब की जो ये अपील ही है वो उन्होंने जनता से की है। और उनका तात्पर्य है जो देश की तमाम जनता जो है वो माने रिपब्लिकन जनता है। तो टू फॉर्म रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अपील टू द पीपल
टू फॉर्म रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो वो जो उनका अपील है वो जनता से किया हुआ है। तो जनता की ये जिम्मेदारी थी कि वो जो बाबा साहब चाहते थे और उन्होंने पूरी गाइडलाइंस दे के रख चुके हैं कि वो कैसा पार्टी होना चाहिए, उसकी क्या विधा रहेगी, उसके कैसा सिस्टम रहेगा। लेकिन जिस वक्त 3 अक्टूबर 1957 को जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो वो जो लोग थे, क्या वो बाबा साहेब के लोग नहीं थे? क्या वो जनता नहीं थी? नहीं, सब बाबा साहब के ही लोग हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि विजयदशमी का दिन था 3 अक्टूबर, क्योंकि 57 का ये था, इलेक्शन भी थे। तो इन लोगों को जब बाबा साहब दीक्षा ले रहे थे तभी ये लोग कह रहे थे, लीडरान तबके जो उनके साथी थे, कि बाबा साहब ये इलेक्शन तक रुक जाओ फिर धम्म दीक्षा लेंगे। तो बाबा साहब चिढ़ गए थे कि ये मेरे धम्म के काम में आप ये मत डालिए। और जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो आप बौद्ध धर्म स्वीकार रहे हो, तो अब आप पॉलिटिक्स राजकारण छोड़ दोगे क्या? तो बाबा साहब ने नहीं कहा, वहाँ कहा कि अब तो मैं और ज़्यादा तीव्र करूँगा। तो उनके दिमाग में था कि जो सम्राट अशोक ने यहाँ धम्म राज्य का स्थापना की थी, उस ढंग से एक फिर से यहाँ धम्म राज्य की स्थापना हो, ये उनका पूरा तत्वों का राजकारण था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो धम्म राज्य है, इसकी स्थापना कैसे होगी? इसकी स्थापना जो है, इसका बेस जो है वो तत्वों पर आधारित है, और वो तत्व जो है वो बाबा साहब ने ऑलरेडी दे के रखे हैं। अगर उससे हम लोग भटक जाते हैं तो भटक जाने से क्या होगा, वो जो हमारा आज था, आज जो है उसको सेंटर जो बोलते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा है। अगर उससे भटक जाएंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे, हम बिछड़ जाएंगे। तो अब ये ऐसा ही हो गया है कि सब तो बाबा साहब के बच्चे हैं, लेकिन सब आरपीआई के अलग अलग गुटों में विभक्त हो चुके हैं। और जब आदमी विभक्त हो जाता है तो कमज़ोर हो जाता है, वो गुलाम हो जाता है। तो इस बिखराव को कैसे रोका जा सकता है? इस बिखराव को यूनिटी में कैसे बदला जा सकता है? देखिए, एक वजह है, दूर जाने के बहुत सारे वजह है हमारे पास में, स्वार्थ वगैरह सब कुछ है, लेकिन एक आने के लिए सिर्फ बाबा साहब के तत्व है, बाबा साहब के विचार है। तो ये आपको जितने भी अलग अलग गुटों के यहाँ पर भी लोग होंगे जो आते सुबह से हार डालते बाबा साहब को, हाँ, तो बावजूद इसके वो सब आते हैं यहाँ, आपस में डायलॉग करते हैं, बात करते हैं। और जब कोई इंसिडेंस हो जाता है संविधान को लेके, बाबा साहब के कुछ भी इस देश में हो जाता है, तो सब एक जगह आके एक संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष ये हमारे मूवमेंट का सबसे बड़ा तत्व है, और उस संघर्ष का आधारशिला जो है वो बाबा साहब के विचार है। तो फिर सब एक जगह आ जाते हैं, तो भविष्य में भी मूवमेंट के जरिए, संघर्ष के जरिए ये सब लोग एक हो जाएंगे। उसके लिए बाबा साहब ही कारणीभूत होने वाले हैं। भले अभी बिखराव में है, तो हम लोग को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो बाबा साहब के ओरिजिनल तत्व है उनको कैसे सामने रखा जाए। आरपीआई के बारे में हो, धम्म के बारे में हो, उनके टोटल मिशन के बारे में हो, तो वो उनमें कन्फ्यूजन ना करती है, उसको सही मायने में ये बाबा साहब ने ऐसा कहा और ये है उसके मानक, ये उसके प्रमाण। उसको मेरे ढंग से व्याख्यात करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जैसे के वैसे रख दो आप। आरपीआई को जैसा का वैसे रख दो, धम्मों को जैसा का वैसे रख दो, बुद्धिस्ट मूवमेंट इंडिया जो ब्लूप्रिंट है उसको जैसे के वैसे रख दो, तो पता चल जाएगा कि बाबा साहब धम्म राज्य क्या चाहते थे। उनका धम्म राज्य जो है, देखो, आरपीआई से निगड़ित है। संविधान के सुरक्षा, उसका प्रचार प्रसार, इसके लिए उनको आरपीआई चाहिए था। तो अभी तो संविधान पर ही सबसे बड़ा घाला आ चुका है, उस पर ही सबसे ज़्यादा आक्रमण हो रहे हैं। तो हम लोग को तो वो भी सब रखना पड़ेगा। तो बहुत से बातों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तो उनका ओरिजिनलिटी पर हम लोग को फिर से वापस आना पड़ेगा और उसके लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। मूल रूप से बाबा साहब के विचारों का एक मूल्यांकन कर, उन सबको एक साथ जोड़कर पुनः नए सिरे से इस एक नए आंदोलन की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। मैं इस समय जो बातचीत कर रहा था वो बातचीत थी मशहूर फिल्मकार जो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के साथ अपनी फिल्मों को निर्माण करते हैं, संजय जीवने साहब से। हमने आपको जोड़े रखा है संविधान चौक नागपुर के साथ।